क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भाषा कक्षा में काव्य यानी जो साहित्य है या काव्य बेसिकली पोइट्री है, उसकी जब हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज क्लासरूम में जब हम पोइट्री की बात कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये जो रेड और ग्रीन इमोजी बना बना के भेजते रहते हो आप लोग, क्या सोचते हो डर जाएगा गब्बर इससे? हैं आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर लाइक नहीं कर रहे। अरे श्यामा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, दिल पे मत ले जाया करो। ये मैं हंसी मजाक थोड़ा माहौल बनाने के लिए कहती हूँ, लाइक से कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ, बस ये दिल की खुशी के लिए होते हैं लाइक्स। देखिएगा एक बार, देखिएगा अगर हम बात करें किसकी, किसी की बात मत करिए आप, सो जाइए, एक नींद ले लीजिए। देखिएगा अगर हम बात करते हैं भाषा कक्षा में काव्य की, तो इसमें आपके सामने चीजें आ चुकी हैं। भाषा कक्षा में काव्य यानी जब आप पोइट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। गद्य और पद्य आपको पता है, गद्य में कहानियां या साहित्य वगैरह वो होता था जो बेसिकली जिसको हम प्रोज कहते हैं। पोइट्री हम पद्य में लाते हैं, काव्य पद्य का हिस्सा है, कोई कविता है, कोई और इस तरह का जो गा के सुनाई जाने वाली चीज है जिसमें लय सुर लय ताल वाली चीजें हो। तो गद्य की तरह थोड़ी पढ़ाएंगे, स्टोरी को अलग तरह से पढ़ाया जाता है और कविता को अलग तरह से पढ़ाया जाता है। कविता तो गा गा के भी सुनाई जाती है, उसका तो वाचन अलग तरह से होता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। अब जरूरी थोड़े छोटे बच्चे हैं उनको तो आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानियां सुना रहे हैं, पहले ये थोड़ी बताएंगे किसने लिखी थी, फिर उनके बारे में कहानी सुनाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला। सी ऑप्शन है समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। बात सही है कि बच्चा समझे, उसकी सराहना करे, यानी काव्य में ब्यूटी होती है, जब आप सुनते हैं तो आपको मजा आता है, वो एक कहानी, कविता, शेर, शायरी, व्हाटएवर इट इज। तो समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए, है ना, आनंद लेने के लिए, ठीक है ना, क्लियर है बात। डी ऑप्शन है कवि और कविता के बारे में अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काव्य किस लिए होता है, आप सराहना करें, आप आनंद लें उस चीज का, आप उसको एप्रिशिएट कर पाए, ठीक। तभी आप देखते हैं गीत हो गए या फिर रामायण भी जब वो गा करके पाठ के रूप में चलती है तो आपको मजे आते हैं उसमें, मतलब आप अच्छा महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं, है ना, नॉट लिटरली मजे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है बट आसान है अगर आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान, यानी जब आप एज अ लैंग्वेज टीचर बच्चों को असेस कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं उनका, विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है, तो आप बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। यह करती है क्यों, आखिर क्यों? पहला ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। आपको जस्ट टेक्निकली वोकैबुलरी उनके दिमाग में भरनी है, नहीं। शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। यह बात सही है कि आप स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी से जुड़ी हुई ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे बच्चे को आप होलिस्टिक रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव रूप में, व्यापक रूप में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, जान सकें। बी ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी सी ऑप्शन देखेंगे, उनके निष्पादन के आधार पर यानी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करना, यानी बच्चों को लेबल करना कि ये बेस्ट है, ये एक्सीलेंट है, ये वीक है, ये नहीं करना होता, बच्चे को लेबल नहीं करना होता। भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के चार्ट ज्यादा से ज्यादा भर दो क्लास में, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का फुल यूज करो, ज्यादा से ज्यादा करो, ऐसा भी नहीं है। तो बी ऑप्शन सबसे बेहतर है, बच्चे की भलाई में है कि आप आकलन इसलिए करते हैं ताकि आप बच्चे को होलिस्टिकली, सर्वांगीण रूप से आकलन कर सकें उसका और उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको बाहर लेकर के आ सकें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल। क्या पूछा है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, यानी बच्चे को जहां डिफिकल्टी महसूस हो रही है, उनके ज्ञान में रिक्तता, जहां कमी रह गई है, रिक्तता बोले तो गैप, ठीक है, और गैप बोले तो आपके दिमाग में गैप सुनते ही डायग्नोज करना आना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आनी चाहिए, है ना, ये दिमाग में बिठा लीजिए आप। डायग्नोज को हिंदी में क्या कहते हैं, अब वो बता दे तो फिर तो आप आंसर मार्क कर देंगे, है ना, आप तो फिर आंसर मार्क कर देंगे। हिंदी अगर बता दी तो ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा राहुल, जान गए हम आप सैदपुर से हैं, बहुत गलती हो रही, कोई बात नहीं, आप फिर भी नहीं हंसी, हंसने की बात तो होनी चाहिए, है? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये कहता है जब आप पाठ्यक्रम के दौरान, जब आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सिलेबस करा रहे हैं, उस टाइम पे जो कठिनाइयां आ रही हैं बच्चों को, या जहां गैप्स हैं तथा कौशल में कमी, जो भी स्किल में उनकी वो लैक कर रहे हैं, जहां पर भी को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, यानी एक टेस्ट बनाया गया है ताकि आप बच्चे के गैप्स को जान सकें, तभी तो फुलफिल करेंगे। भाई पहले बच्चे की प्रॉब्लम पता होगी तब तो आप उसको ठीक करेंगे।
तो इसको उपलब्धि परीक्षण नहीं कहते। उपलब्धि परीक्षण तो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जिसमें बस ये पता चलता है कि कितना अचीव किया है। जब गैप की बात हो रही है तो ये निदानात्मक परीक्षण है, यानी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी रिक्तियों का पता लगाया जाएगा। और इस डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण के बाद रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण होता है। याद रखिएगा, हमेशा पहले निदान होगा, फिर उपचार किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण बाद में होगा। अगर आपको बुखार है 10 दिन से, तो आप पहले टेस्ट करा के पता लगाएंगे परेशानी क्या है, बाद में उस रिपोर्ट के आधार पे आपके लिए दवाइयां लिखी जाएंगी। क्लियर बात है, ठीक है ना। ये प्रवीणता परीक्षण है कि मास्टरी कितनी हो गई है, श्रेणी परीक्षण नथिंग। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिएगा ये क्या कहता है। पोर्टफोलियो के बारे में एक क्वेश्चन आता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है। 3 इडियट वाले कान खड़े करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सही नहीं है क्या पूछा है, ये बताना है आपको, ये नहीं कि जो सही है। कोई कह रहा है मेरे पास भी सेम शर्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छी बात मैंने आज तक नहीं सुनी है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 14 की, अभी 15 क्वेश्चन और है, इस पे फोकस कर लो। धनंजय धन्यवाद। देखिए, ओहो हो, आज तो मैं ज्यादा ही एनर्जी में, अपने ही हाथ में चोट लगी। देखो, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। पोर्टफोलियो में बेसिकली बच्चे की सारी अचीवमेंट्स, उसकी सारी चीजें होती हैं जो उसके बारे में अच्छाइयां हैं, जो भी उसने स्पेशल किया है। पोर्टफोलियो जैसे आप देखते हैं कि मॉडलिंग करने के लिए लोग बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सुंदर सुंदर, ऐसे बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसमें पिक्चर फॉर्मेट में या कोशिश की जाती है जो भी उसके बारे में उसकी अचीवमेंट्स हैं उन सबको एक साथ आकलित करके, संग्रहित करके रखा जाए। बेसिकली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है। हाँ, सही बात है कि बच्चा कैसे सीख रहा है उससे पता लगेगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा उस पोर्टफोलियो फाइल में, ठीक है। यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायक है। हाँ, क्योंकि बच्चे को फीडबैक मिलेगा तो वो अपने आप में, अपने ही लिए उसको फीडबैक मिलेगा तो वो बेहतर सीखेगा इंडिपेंडेंटली। दोनों बातें सही हैं, बट पूछा क्या है जो सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायक करता है, यानी बच्चा अपने आप ही अपने जो लर्निंग है और अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे रेगुलेट कर पाएगा, अपनी लर्निंग प्रोसेस को दिशा दे पाएगा। सही बात है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है जो गलत होगा। अब ऐसा तो है नहीं, 5वां ऑप्शन तो यहाँ हो नहीं सकता, फिर भी पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। ये एक बार में नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग महीने में, अलग अलग टाइम पे, और ये अलग अलग क्लासेस में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन है कि एक बार में नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, समय के साथ होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले, यानी जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। कौन सा नियम कहां से आया, नियम तो समझ नहीं पाते, कहां से आया ये समझा दो बच्चे को, चक्कर आ जाएंगे, बेचारा बेहोश हो जाएगा। बी ऑप्शन है सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए, यानी नॉर्मल डिस्कशन में डिस्कस करते करते संदर्भ में आपने रूल्स भी बता दिए। हाँ, अच्छी बात लग रही है सुनने में। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, मतलब एवं जो अलग अलग रूप हो सकते हैं किसी नियम के, पहले नियम आया नहीं है बच्चों को, आप उसको और कंफ्यूज कर दो डिफरेंट चीजें बता के। उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए, जी नहीं। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है क्लासरूम में, बच्चे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और वहीं व्याकरण संदर्भ में, प्रसंग में, प्रासंगिक रूप से व्याकरण कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है व्याकरण, ना कि रटवाना है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपका एक पेपर का डिस्कशन खत्म हुआ। अब आते हैं 15 क्वेश्चन और हैं। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। फटाफट से आंसर कीजिएगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, ऑनलाइन के पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए सब कुछ सेम है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेडागोजी सेम है सबकी। जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिस पर मैं एक वीडियो अलग से बना चुकी हूं, NEP कहते हैं हम जिसको, क्या कहते हैं, NEP 2020, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश के अध्ययन की वकालत करती है। किसको पढ़ाने की वकालत करेगी, किसकी स्टडी की वकालत करेगी? बच्चे के भले में जो होगा वही आंसर सही है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय हो, एक्टिव हो और बच्चे की भलाई के लिए जो ऑप्शन हो, है ना। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं। चलो ठीक बात है, तो ये तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कह ही रहा था। नहीं, संस्कृत यहां पे जबरदस्ती जोड़ दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है।
मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, क्योंकि जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोल दिया था तो संस्कृत वहीं आ जाती, अलग से संस्कृत क्यों देनी थी। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं। समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल लग रहा है हमें, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज किया गया है कि पाली, प्राकृत है वो। जब आधुनिक भारतीय भाषाएं बोलती तो वहीं पे 21 भाषाएं, आपकी 21 या 22 जितनी भी भाषाएं हैं वो वहां आ जाएंगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कितनी भाषाएं। 22 भाषाएं हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो 22 भाषाएं हैं उन सभी में आ जाएंगी। ठीक, तो मातृभाषा घर की भाषा मतलब मदर टंग जो घर पे बोली जाती है बच्चे के, वो होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषाएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक भारतीय भाषाएं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी होनी चाहिए, और विदेशी भाषाएं, फॉरेन लैंग्वेज भी। तो इसमें सब आ गया, जो बाकी के ऑप्शंस थे उनसे ये बेहतर था डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक आता ही है। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आई है। बच्ची बिहार से, बिहार मैप में इमेजिन कीजिए, क्योंकि मैप पे भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में नहीं आते, ईवीएस में आते हैं। तो बिहार से मुंबई गई है, मतलब कहां बिहार है और कहां मुंबई है, नीचे की तरफ साउथ में। तो बिहार से मुंबई गई है बच्ची। ठीक, तथा वह विद्यालय में हिंदी संस्कृत, स्कूल में बच्ची हिंदी पढ़ रही है, संस्कृत पढ़ रही है, अंग्रेजी सीखती है, तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में जो भी उसके आसपास का माहौल है, जिस माहौल में वो मुंबई में रह रही है, और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनसे वो अपने मित्रों से क्या है, मराठी भाषा को अधिग्रहित कर रही है, अर्जन कर रही है। एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन जिसको हम भाषा अर्जन कहते हैं, दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग जिसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब पूरे तामझाम के साथ सीखना, किताबें हैं, रूल्स हैं, टीचर है, फलाना है, ये अधिगम है, लर्निंग है। अर्जन क्या है, आपने मजे मजे में अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया। ऐसे आप रोड पे घूमते जा रहे थे, 4 सिक्के मिले, अलग अलग तरह के सिक्कों को आप अर्जित करते हुए जा रहे हैं, है ना। मतलब बेसिकली इकट्ठा करना अपने एनवायरमेंट से, अर्जित करना जिसमें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपनी एनवायरमेंट से भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे आपने अपनी मदर टंग को किया होगा, मातृभाषा को अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे भैया, भाषा अर्जन कहेंगे। यही तो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी भाई, मराठी सीखना भाषा अर्जन है। स्कूल में तो मराठी नहीं सिखाई जा रही थी, बच्चे ने अपने एनवायरमेंट से, जब आप नॉम चॉम्स्की कहते हैं ऐसा कि आप अपने एनवायरमेंट से, क्योंकि आपके अंदर एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं उसको, आगे आएगा क्लासेस में, तो उसके माध्यम से बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है बिना किसी किताब कॉपी के। आपने भी जब अपनी मदर टंग सीखी होगी ऐसे ही सीखी होगी। अधिगम में तो फिर रूल्स चलेंगे, स्कूल में सिखाया जाता तो हम अधिगम कह देते इसको, ठीक है। लेकिन मराठी ऐसी एनवायरमेंट से सीखी है, सहारा देना मतलब स्कैफोल्डिंग, बाकी कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय, यानी कोई कंटेंट है, कोई चैप्टर है वो पढ़ रहा है, कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी कुछ उसको ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं जिससे वो मीनिंग मेकिंग कर पा रहा है। यह किस रूप में जाना जाएगा। इतनी सारी लाइट्स क्यों ऑन की है भाई, देखिएगा एक बार, आप जवाब दीजिएगा। सिर्फ ये वाली लाइट ऑन किया करो, तभी तो एक्स्ट्रा लाइट है आज। देखो एक बार, ज्यादा वाइट वाइट दिख रहा होगा इन लोग को। देखना, अगर हम बात करते हैं किसकी, किसी की तो कर ही लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाता है, आप समझाते हो, पढ़ने का मन ही नहीं करता, गलत टीचर, प्लीज, ग्रेट टीचर, मुझे लगा गलत टीचर कह रहे हो, आंसू आ जाते हैं मेरे, अभी मैं चक्कर खा के गिर जाती है यहाँ पे। रवि बक्सर, बिल्कुल, तो आप पढ़िए ना, फिर मजा आ रहा है तो पढ़ने में क्यों कमी करनी है, ठीक है। थैंक यू मनीष। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो अर्थ समझ सके। उसको अर्थ समझने में दिक्कत हो रही है तो उसको हिंट दे रहे हैं हम, ठीक, संकेत दे रहे हैं। किस रूप में जाना जाएगा इसको, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, तो सरसरी दृष्टि से पढ़ने में कहां संकेत देने का टाइम मिलता है ना। बारीकी से पढ़ना, अब ये बारीकी से पढ़ना भी नहीं कहेगा, ये कहेंगे हम इसको अर्थगत संकेत, मीनिंगफुल हिंट्स हैं ये, कि बच्चा अर्थ समझ सके। बाकी चीजों पे फोकस नहीं है, वो कितना डीप जा रहा है क्या, बट उसको अर्थ समझ में आ जाए, इस चीज पे यहाँ फोकस है। तो इसलिए सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। ये कुछ ज्यादा ही तेज भाग जाता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अगर हम कहें श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, यानी मेन थीम क्या है, मेन थॉट क्या है, अनुमान लगाना यानी प्रिडिक्ट करना, निष्कर्ष आरेखित करना यानी कंक्लूड करना, कंक्लूजन या इन्फेरेंस ड्रॉ करना, सारांश यानी समरी लिखना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा।
किस में आएंगे, अधिगम की कौन सी प्रक्रिया में आएंगे, बताइएगा फटाफट से बताइए। ऑफलाइन क्लास कब होगी दिल्ली में? जल्दी होगी राहुल, फ्री क्लासेस देंगे आपको सीटेट के लिए, है ना, हम कमाल करते रहते हैं। देखिएगा फटाफट से बताइए। करियर पर क्लास हुई थी, सीटेट के बैच में नहीं हुई होगी ना, एक्स्ट्रा क्लास दी थी आपको 2 इस बार। एक बार कहो कि आप मेरी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? पढ़ाई पे फोकस नहीं है, ब्लॉक करा देंगे फिर रोते रहना है। देखो एक बार, अगर हम बात करें श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, यानी मेन थीम समझ पा रहे हैं आप, अनुमान लगा पा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं और सारांश यानी समरी लिख पा रहे हैं, तो इसको उदोन्मुखी या अधोमुखी कहेंगे, या सूचना के लिए श्रवण या सूचनात्मक श्रवण। देखो सूचना की तो यहाँ बात हुई नहीं है, यहां बात हो रही है कि पहले विचार समझ रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं और सारांश की बात कर रहे हैं, यानी अर्थ पे फोकस है। जब अर्थ पर फोकस होता है तो हम जाते हैं किधर, मतलब बेसिकली आप अर्थ को समग्र रूप में सीख रहे हैं, भाषा को समग्र रूप में सीखना कहते हैं इसको, कि आप मीनिंग यानी अर्थ निर्माण कर पा रहे हैं। ये होता है अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाओं में, ठीक है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाओं में, शायद इंग्लिश में इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उन्मुखी की, तो इसमें आपका वर्ड मीनिंग या हम कहें जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बॉटम अप जैसी अप्रोच हो जाएगी, तो वो आएगी। तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अर्थ पे फोकस है, तो अधोमुखी होगा। अगर वर्ड मीनिंग वगैरह पे होता है या छोटी छोटी चीजों पे, एक्टिविटीज पे होता है, तो ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल कहता है संज्ञाएं यानी नाउन, क्रियाएं, वर्ब विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, बताइएगा। विषय वस्तु के शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, निष्क्रिय शब्द संपदा है या सक्रिय शब्द संपदा है। सिंपल सी बात है, ये आपके सिलेबस के शब्द हैं या कंटेंट्स हैं। तो विषय वस्तु के शब्द हैं यानी कंटेंट्स ऑफ सिलेबस हैं, जो पढ़ाए जाएंगे, वो चैप्टर्स हैं। सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।